नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बॉक्स में। आज हम देख रहे हैं इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन। दोस्तों इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन में हम लोग दोस्तों एक सीरीज ऑफ इवेंट्स बनाएंगे मल्टीपल एपिसोड्स के साथ। फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सिर्फ इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन मीन्स व्हाट, इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन के गाइडलाइंस कौन से हैं, और एक कंप्लीट प्रोसेस व्यू ऑफ इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम इट्स वैलिडेशन मास्टर प्लान प्रिपरेशन से पकड़ के पूरे सीरीज ऑफ इवेंट्स को मैं इस एक जनरल वीडियो के जरिए बताऊंगा। और इसके बाद हर एक कंपोनेंट का एक एक एपिसोड बनाएंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ना हो। दोस्तों चलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन का डेफिनेशन। इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट प्रोवाइड्स द हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस दैट इक्विपमेंट विल कंसिस्टेंटली परफॉर्म टू द प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। मीन्स व्हाट इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन मीन्स, it is simply a generation of the documents which give the evidence that equipment will performed as per the requirement. Okay, next, qualification is a part of validation. It's a part of validation only, as validation related to the process. Validation is related to the process, as we are looking in the pharmaceutical industry, the validation process, validation of the batch process, whole time study, and all this related to validation. And qualification, it will come to facility, systems, equipment, instruments, and the area. So it come to the physical part, and validation is intangible. It will not look, but it's there. Process you cannot look. Qualification, we are doing to the equipment, they are looking, we are doing to that part. Okay, next, some guidelines I want to show you, my dear friends. The guidelines governs the equipment qualification. First, I am telling here the EU GMP guidelines, that is the Annex 15. It includes all the related information like manufacturing equipment should be designed, located, maintained to suit its intended purpose. Means this section Annex 15 is having the equipment qualification related things. Next, ISP baseline guide, that commission and qualification, it will be again for the qualification in detail. This ISP baseline guide is having very detailed aspects compared to all these three. If you are going as per the ISP baseline, then I sure that you will complete UGMP, ICH Q712 12.3 and WHO TRS 1019 Annex. All this will come in the ISP. ISP is a very big concept, my dear friend. Let's go. We'll see the validation मास्टर। चलो दोस्तों, अब वन बाय वन हम एक एक चीज़ों को यहाँ पे देखते जाते हैं। सबसे पहले यूआरएस बनता है दोस्तों। यूआरएस में क्या होता है दोस्तों? यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो मीन्स व्हाट, ये हमें क्या चाहिए? हमें मशीन, फॉर एग्जांपल कंप्रेशन मशीन लेंगे, 61 स्टेशन मशीन चाहिए, 49 चाहिए, या इंटरचेंजेबल रेट चाहिए, इतना रैम चाहिए, इतने रेसिपी बैठने चाहिए, मल्टीपल लेवल यूजर एक्सेस कंट्रोल चाहिए, कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर लॉग आउट लॉग इन होना चाहिए, ऑडिट ट्रायल्स चाहिए, इन प्रोसेस करने के लिए एक ऑटोमेटिक इक्विपमेंट चाहिए, ईबीएमआर को बीपीआर को कनेक्ट होना चाहिए, ऑटोवेट कंट्रोल, ऑटोवेट रिजेक्शन, ये सब चीज़ें हमें चाहिए करके वन बाय वन यूआरएस में हमें यहाँ पे बताना पड़ता है दोस्तों। तो यूआरएस ये मल्टीपल कंपोनेंट में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल सेफ्टी रिलेटेड, क्लीनिंग रिलेटेड, ऑपरेशन रिलेटेड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिक्योरिटी, डिलीवरी, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें हम यूआरएस में देखेंगे दोस्तों, यूआरएस के टॉपिक के टाइम पे। सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों, यूआरएस आप जब बनाओगे तो यूआरएस को आपको क्या करने का, शेयर विद द मल्टीपल सप्लायर्स को सेंड करो। फॉर एग्जांपल अभी कंप्रेशन मशीन में कॉम्पिटेटर है, रोमैको की फेटे है, कैडमैक है, एसीजी है, सब लोगों को एक एक कॉपीज को आपको देना है दोस्तों यूआरएस के साथ। तो अब क्या करेगा वेंडर, सभी यूआरएस को, हर एक वेंडर अपना अपना मशीन या अपना अपना जो भी फीचर्स है यूआरएस के पॉइंट के हिसाब से वन बाय वन कंप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल एडब्ल्यूसी सभी के पास है, वो लोग एस वी हैव करके लिखेंगे। समझो कि किसी के पास अभी टरेट कूलिंग आपको ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन है, वो लिखेंगे टरेट कूलिंग की जरूरत नहीं है आप जो प्रोडक्ट बोल रहे हो उसके लिए, तो वहाँ पे हम कंप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, कंपेरिजन ऑफ ऑल द वेंडर्स। सी, हमको कंपेयर करना पड़ेगा अभी इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, सर्विस कौन अच्छा प्रोवाइड करता है, मशीन का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, लाइफ कैसी है, पार्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, हमारे प्रोडक्ट चलेंगे कि नहीं चलेंगे, हमें जो चाहिए वो फीचर्स कौन प्रोवाइड करे, ये सब चीज़ों में कौन फिट पड़ता है, उससे हम सिलेक्ट करते हैं वेंडर सिलेक्शन दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों रिस्क और गैप असेसमेंट ऑफ द यूआरएस। मतलब यूआरएस में समझो अभी एक वेंडर को हमने सिलेक्ट कर लिया और उसमें कुछ गैप्स है, उसने हमें गैप है कंप्लायंस रिपोर्ट में दिया है कि भाई ये आप जो टरेट को
कूलिंग पूछ रहे हो, इसमें से दो ऑप्शन है, एक लिक्विड मेन ड्राइव कूलेंट है और एक है टरेट का डाई टेबल कूलिंग। तो डाई टेबल कूलिंग की ज़रूरत नहीं है और उससे कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है करके अगर हम जस्टिफाई कर सकते हैं तो गैप असेसमेंट के थ्रू आगे जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अभी परचेज ऑर्डर। ये सभी ओके होने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इंडेंट की प्रोसीजर इनिशिएट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइड में, और इंडेंट होने के बाद जब इंडेंट अप्रूव होता है तो वो परचेज ऑर्डर पार्टी के लिए चला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट होता है जब पार्टी के पास इंडेंट ऑर्डर चला जाता है तो पार्टी हमें फंक्शनल डिजाइन स्पेसिफिकेशन देती है। ये कॉमन डॉक्यूमेंट है दोस्तों, इसमें फंक्शंस मशीन का कैसे चलता है वो लिखा जाता है, फिर डिजाइन लिखा जाता है। ये दोनों चीज़ें का एक कॉमन डॉक्यूमेंटेशन होता है। और कई कई कोई बड़ी कंपनी है यूरोप या यूएस या बेल्जियम, वो लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन अलग देते हैं, हार्डवेयर में हार्डवेयर डिज़ाइन अलग देते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अलग देते हैं, इक्विपमेंट ऑपरेशन अलग देते हैं, सब डिपेंड्स ऑन देयर कंपनी स्ट्रेटजी। बट उसमें ओवरऑली वही होता है कि मशीन का डिज़ाइन, फंक्शन, सॉफ्टवेयर जो भी हो, सब चीज़ें उसमें होती है दोस्तों। उसके बाद ये सब हम चीज़ अगर हम वेरीफाई करते हैं तो हमें इफ़ वी फाउंड इट इज़ ओके, वी आर मेकिंग द डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। जो डिज़ाइन वेंडर ने दिया है वो हमें एक्सेप्टेबल है 100%, वी आर एग्री विद दैट डिज़ाइन, वी डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग बियॉन्ड दैट। ओके, आफ्टर ये सब डिज़ाइन क्वालिफिकेशन मीन्स जो भी मशीन में है वो हमें एक्सेप्टेबल है करके हम यहाँ पे साइन अप करते हैं दोस्तों कि यूआरएस के हिसाब से जो भी हमने मांगा था ये सभी डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल है करके हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट डिज़ाइन क्वालिफिकेशन के बाद क्या होता है दोस्तों, सिस्टम बिल्ड होता है। तो वहाँ पे जो सप्लायर को हमने सिलेक्ट किया रहता है दोस्तों, सिस्टम को बिल्ड करता है, मशीन को असेंबल करता है। ये होने के बाद हमें फैट करना होता है दोस्तों। फैट में हम क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टिव टेस्ट करते हैं दोस्तों कि हार्डवेयर रिलेटेड की मशीन में हार्डवेयर क्या है, एमओसी क्या है, मशीन में हमने जो टरेट मांगा था वो है या नहीं, स्टेशन से या नहीं है, ऑटो वेट कंट्रोल ऑप्शंस, लोड सेल्स कितने हैं, ये गिने चुने जो ऊपर ऊपर से हमें दिखते हैं उतने ही कर सकते हैं। तो फैट में हम कंप्लीट टेस्ट नहीं परफॉर्म करते दोस्तों। ये परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं, फंक्शनल जो भी हम रिक्वायरमेंट हमने पूछा है वो परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, सभी एफएटी में चेक किया जाता है। इनकेस एफएटी अगर पास हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों, मशीन को डिस्पैच करने के लिए क्लियरेंस दे देते हैं। एफएटी में कुछ इश्यूज आए तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पे एफएटी में मेंशन करते हैं कि दिस रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मीटिंग इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल और इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। तो वेंडर क्या करेगा, उसे कापा लेके उस इश्यू को फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद अगेन एफएटी करना पड़ेगा और वहाँ पास होने के बाद आगे हम नेक्स्ट स्टेज जो रहेगा वो साइट में हम उसको डिस्पैच करने के लिए क्लैरिटी दे देते। तो उसके बीच हमें क्या करना है दोस्तों, साइट में क्वालिटी इंपैक्ट इवैल्यूएशन, डायरेक्ट इवैल्यूएशन है या इनडायरेक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है। जो भी हम मशीन ला रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी कंप्रेशन मशीन ला रहे हैं वो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है दोस्तों, तो उसके लिए आपको डिटेल्ड क्वालिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। जो इनडायरेक्ट है उसके लिए थोड़ा कम करना पड़ता है, जो नॉन इम्पैक्ट है उसके लिए माइट भी पीक्यू करने की जरूरत नहीं रहती। ये सब हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है दोस्तों बिफोर टेकिंग द चेंज कंट्रोल। हम क्या करते हैं इसके बाद दोस्तों, एफएटी हो गया, डीक्यू हो गया, इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, उसके बाद हम लोग चेंज कंट्रोल लेते हैं क्योंकि हमें न्यू इक्विपमेंट को हमारे जीएमपी फैसिलिटी में इंट्रोड्यूस करना है। और चेंज कंट्रोल के टाइम पे सभी टास्क, एन नंबर ऑफ टास्क हम यहाँ पे ऐड करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं एक 4-5 टास्क बताता हूँ और जब भी ये पॉइंट के लिए अलग सा एपिसोड आएगा उस टाइम पे मैं आपको डिटेल्ड चेंज कंट्रोल के टास्क से गो थ्रू कराऊंगा दोस्तों। उसमें एक एग्जांपल अभी आई क्यू रहेगा, ओ क्यू रहेगा, एफईटी तक तो हो गया, आई क्यू, ओ क्यू, पी क्यू, कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन, एसओपी प्रिपरेशन, माइक्रो स्वैप, रिस्क असेसमेंट, एसओपी, न्यू एसओपी लिस्ट अपडेशन, इक्विपमेंट लिस्ट अपडेशन, preventive maintenance checklist preparation, cleaning validation matrix updation, cleaning validation, cleaning verification, personal qualification, लिस्ट ऑफ एरिया अपडेशन। ये सब चीज़ें एन नंबर ऑफ चीज़ें होती है दोस्तों, वन बाय वन हम अभी चेंज कंट्रोल के टाइम पे देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कमीशनिंग एंड सेट। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम कमीशनिंग मीन्स इक्विपमेंट को हम कंप्लीटली एरिया में पोजीशन कर देते हैं दोस्तों, इससे हम और उसको सभी यूटिलिटीज को कनेक्ट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द कमीशनिंग, मीन्स इट इज रेडी फॉर एसएटी एंड आईक्यू। इसमें हम इक्विपमेंट आईडी लेते हैं दोस्तों, इसमें न्यू इक्विपमेंट का क्लीनिंग होता है, माइक्रो स्वैप होता है,
इसमें एसिडी के टाइम पे जो भी हमने फैट पे टेस्ट किए है सेम अगेन यहाँ पे हम रिपीट करेंगे कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या आफ्टर एफएटी या बिफोर डिस्पैच कुछ भी मशीन में चेंजेस हो गया तो एसिडी में हमको वहाँ पे पता चलेगा कि दिस इज नॉट नीडिंग। तो अगेन इसमें कुछ इशू होता है तो हमें साइट में डेविएशन फाइल करना पड़ेगा और उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा दोस्तों। तो कमीशनिंग में हम लोगों ने क्या क्या देखा, एसिडी करते ही इक्विपमेंट आईडी लेते हैं, न्यू इक्विपमेंट का क्लीनिंग और उसका माइक्रोस्वेब लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आईक्यू। आईक्यू में हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स असेसमेंट, मतलब क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, कितने इंस्ट्रूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल वैक्यूम गेज है, कंप्रेस्ड एयर गेज है या आरपीएम इंडिकेटर है, सभी का हम लोग एक असेसमेंट चेकलिस्ट फिलअप करते हैं और उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि द इक्विपमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट्स है दैट इज क्रिटिकल है या नॉन क्रिटिकल है या ये या कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसका कैलिब्रेशन होता है या वन टाइम कैलिब्रेशन होता है या 1 ईयरली होता है या 6 मंथली होता है, वो डिसाइड करता है कि उसके क्रिटिकलिटी के ऊपर। और जो कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन होता है दोस्तों वो भी आईक्यू के बाद ही होता है बिफोर ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट होता है दोस्तों ओक्यू। ओक्यू में दोस्तों क्या होता है, इक्विपमेंट में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे या इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन वो ख़त्म होता है, ड्राफ्ट एसओपीज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, फंक्शनल रिस्क असेसमेंट हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं दोस्तों, हार्ड टू क्लीन और हार्ड टू रीच लोकेशंस का आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे होता है दोस्तों ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो भी प्रोसेस हमने यूआरएस में मेंशन की हुई है कि मशीन ऐसा ऐसा वर्क करेगा तो ये दबाने के बाद ये वर्क करता है, ये डब्ल्यूसी का चैलेंज हम लोग यहाँ पे डमी ब्लेंड लेना चाहिए कंप्रेशन में, तो आपको फोर्स एंड ऑल दिस थिंग्स पता चलेगा कि समझो आपने फोर्स को 10 किलो न्यूटन सेट किया और आ रहा है 15 किलो न्यूटन, तो 15 किलो न्यूटन एब्सोल्युटली रिजेक्ट होगा। मशीन इमरजेंसी प्रेस के बाद स्टॉप होना चाहिए। लॉगिन्स को आपने डिसाइड कर चुके हैं कि ऑपरेटर को सम 10+ लॉगिन नहीं देने, ऑफिसर को 10+ देने, तो 11th लॉगिन ऑपरेटर को एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ ऑफिसर को। ये सभी टेस्ट ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन या कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन में होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होता है दोस्तों एसओपी फाइनलाइजेशन। अगर एक बार ओक्यू खत्म हो गया, ओक्यू खत्म होने के बाद इमीडिएटली हमें ये एसओपी को फाइनल करना चाहिए। जो भी ऑपरेशन क्लीनिंग एसओपी है उसका 100% सबको ट्रेनिंग देना चाहिए, जो जो भी पार्ट ऑफ द ऑपरेशन या सुपरविजन या चेक प्रोसेस को यहाँ पे मॉनिटर करने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रोसेस वैलिडेशन में हम यहाँ पे बोल सकते हैं। यहाँ पे रियल टाइम प्रोडक्ट को लेके दोस्तों टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल पीक्यू में अब हम समझो कि मशीन का स्पीड कितना जाता है प्रोडक्ट के साथ हमें चेक करना है, तो पहले 50 आरपीएम 15 आरपीएम करो या फिर 20 करो, अगर कॉन्फिडेंस है तो 25 करो, 35 करो, मल्टीपल मतलब टेस्ट करो विथ इंक्रीजिंग स्पीड, जिस स्पीड तक मशीन परफेक्टली चलता है विदाउट डिस्टर्बिंग ऑफ द एनी पैरामीटर, और जो भी पैरामीटर्स है प्रोडक्ट के वो परफेक्टली यील्ड कर रहा है, तो हम वहां तक मशीन का स्पीड है करके डिसाइड करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन होने के बाद जो भी पूरा एंटायर इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन का जो एक्सरसाइज हमने किया है वो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में दोस्तों हमें मैप करना है कि यूआरएस में हमने क्या क्या पूछा था और कौन सा टेस्ट कौन से डॉक्यूमेंट के किस पेज नंबर पे कौन से पॉइंट के अंदर कवर हुए हैं, ये सभी ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में आएगा। और ये सब होने के बाद एक वैलिडेशन समरी रिपोर्ट बनाएंगे। इसमें एंटायर डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम यूआरएस टू परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन सभी एनलिस्टेड रहेगा कि यूआरएस डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, कब अप्रूव हुआ, फिर आपका कंप्लायंस रिपोर्ट, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, एफडीएस, परचेज ऑर्डर, गैप असेसमेंट, ये सब चीज़ें एनलिस्टेड होंगी समरी ऑफ वैलिडेशन रिपोर्ट में। और यहाँ पे राइटअप किया जाएगा कि हर एक स्टेज में कुछ इश्यूज है तो वहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे, कुछ इश्यूज है तो सेटिस्फैक्ट्री करके लिखो। ये सब होने के बाद वी कैन से द प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ द एंटायर क्वालिफिकेशन प्रोसेस। सो फाइनली सब होने के बाद हम लोग इक्विपमेंट हैंड ओवर सर्टिफिकेट के वे बनाएगा और मशीन का जो क्रिटिकल पैरामीटर्स है, जो फीडर आरपीएम हो या मशीन स्पीड हो या मेन कंप्रेशन
फोर्स का जो हाइड्रोलिक हो या कंप्रेसर एयर प्रेशर हो, जो ये सब चीज़ें में जो भी प्रोडक्ट के लिए इम्पैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में इम्पैक्ट क्या करेगा, मेन कंप्रेशन फोर्स करेगा, फीडर स्पीड करेगा और फीडर आरपीएम करेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिमिट के साथ मेंशन करेंगे दोस्तों। दिस इज द लिमिट ऑफ द क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर विच वाज क्वालिफाइड ऑन दिस प्रोडक्ट। दोस्तों चलो दोस्तों, आखिर तक हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप जितने भी 20 पार्ट से इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन के, ये हर एक पार्ट के ऊपर हम इंडिविजुअली एक एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और इस एंटायर एपिसोड खत्म होने के बाद आई विल अश्योर यू विल बी वेरी क्लियर इन द क्वालिफिकेशन प्रोसेस। और आपको कुछ टेम्पलेट्स भी चाहिए रहेंगे और आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट के ऊपर आप हमें मेंशन करके बता सकते हो दोस्तों। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।